एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे हैं एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज़, और इस पीवाईक्यू की सीरीज़ में हम यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज़ हमने 10 टॉपिक्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। एचटेट के एग्ज़ाम के अभी तक जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे, इन 10 टॉपिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टारगेट है, वो है केमिकल काइनेटिक्स। और देखो, ये जो 10 टॉपिक्स यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड मतलब कि 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक लिखे हैं ना, इन सभी टॉपिक के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री चैप्टर वाइज करके, और उस प्लेलिस्ट में से आपको जिस भी टॉपिक के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखने हैं आप देख सकते हो और अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ से एनालाइज कर सकते हो कि भाई कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एचटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और देखो, जो ये 10 टॉपिक्स हैं ना, इनमें से 3 टॉपिक को छोड़कर बाकी के जो 7 टॉपिक्स हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी क्या है, अभी फिजिकल केमिस्ट्री का ही टॉपिक बनेगा। तो यहाँ पे आज केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करने के बाद जो फिजिकल केमिस्ट्री 11th और 12th दोनों क्लास में मिलाकर है, वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 11th और 12th में फिजिकल केमिस्ट्री के मिलाकर जितने भी टॉपिक्स बनते हैं ना, जैसे देखो अगर 11th की बात करें तो 11th में कौन कौन से टॉपिक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स। ये सभी टॉपिक्स कौन सी क्लास से, अभी फिजिकल केमिस्ट्री के, ये 11th क्लास से। कौन सी क्लास के, अभी ये 11th क्लास के टॉपिक्स बनते हैं। अब यहाँ पे जो 12th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं ना, वो कौन कौन से, देखो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और साथ में क्या है, भी केमिकल काइनेटिक्स है। तो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। तो यहाँ से आपकी क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल पीवाईक्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में हमने 3 चैप्टर्स जो है, 3 टॉपिक है, वो ऑर्गेनिक के डिस्कस किए हुए हैं। कौन कौन से, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन तो हम 11th में पढ़ते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स 12th में होता है, और हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन कहाँ पे डिस्कस करते हैं, अभी हम 12th क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स से क्या क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, द टी हाफ से क्या मतलब है, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल एज द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। आपने क्या किया है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना रिएक्टेंट की, उसको डबल कर दिया है। तो उसकी वजह से जो भी हाफ लाइफ होता है ना रिएक्शन का, वो भी क्या हो गया, डबल हो गया है। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इस स्टेटमेंट के बेस पे आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझो कि हाफ लाइफ होती क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। तो हाफ लाइफ क्या होता है अभी, इट इज़ द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। वो वाला टाइम पीरियड होता है ये, जिसमें क्या होता है भाई, कोई भी रिएक्शन होती है तो जो रिएक्शन है वो हाफ कंप्लीट हो गई है, तो जितना उस रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में टाइम लगता है, उसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं अभी, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। और उससे कैसे डिनोट करते हैं अभी, टी हाफ से डिनोट करते हैं। डिफरेंट ऑर्डर के लिए, यानी कि डिफरेंट ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप जीरो ऑर्डर पढ़ते हो, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इन सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला होता है ना, वो डिफरेंट होता है। तो उसी को आप ध्यान में रखते हो, क्या है भाई, यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ना, इसका क्या मतलब है। आपको मैं एक जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगी, उसकी हेल्प से भी आप क्या है भाई, किसी भी रिएक्शन के लिए यहाँ पे हाफ लाइफ और जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, उसके बीच में रिलेशन को पता कर सकते हो। तो हम दोनों ही पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला ही बता देती हूँ। अब फॉर्मूला डेरिवेशन हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बस उसी के बेसिस पे जो भी टू द पॉइंट्स होंगे उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा तो डेरिवेशन वगैरह करने में भाई पूरा टाइम लगता है, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है, देखो ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ हम लिखेंगे वो क्या बनता है अभी, ज़ीरो ऑर्डर के लिए होता है टी हाफ, ये लिखा जाता है ए नोट। ए नोट का मतलब क्या है यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो भी कंसंट्रेशन है, और नोट किसके लिए आया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये किसके को मतलब इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 2K। के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है। के क्या होता है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट होता है। तो टी हाफ और ज़ीरो ऑर्डर ये होता है। ऐसे सेम अब हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो टी हाफ बनेगा वो क्या होता है। तो वो क्या होता है अभी, 0.693 अपॉन में के। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल आ गया
तो वहाँ पे इनको डायरेक्ट पुट करने की नीड पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो क्या बनेगा भाई, टी हाफ होता है वो होता है 1/में के ए नोट। आप इन तीनों फॉर्मूले की हेल्प से क्या है, टी हाफ लाइफ पीरियड और जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है किसी भी रिएक्शन के लिए उसके बीच में रिलेशन पता कर सकते हो। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखो, फॉर ज़ीरो ऑर्डर, इसमें क्या हो रहा है, जो हाफ लाइफ पीरियड है ना वो क्या है, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। यहाँ पे जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होता है तो हाफ लाइफ पीरियड भी क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो यहाँ पे जो हाफ लाइफ पीरियड है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या है, जो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें तो देखो यहाँ पे कोई इनिशियल कंसंट्रेशन की टर्म ही मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट होता है किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये कंक्लूजन है। और फॉर सेकेंड ऑर्डर यहाँ से देखो जो टी हाफ है वो क्या है भी, इनवर्स रिलेशन रखता है किसके साथ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। इसका मतलब क्या है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा भी, इंक्रीज होगा, तो जो हाफ लाइफ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ए नोट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी तो हाफ लाइफ पीरियड, जो हाफ लाइफ टाइम है वो क्या हो जाएगा भी, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन किस में रख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जो क्वेश्चन पूछा है ना हमसे, क्वेश्चन में भी देखो यही दिया है कि क्या किया है आपने, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दिया, तो जो हाफ लाइफ पीरियड है ना वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे, जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है हाफ लाइफ पीरियड है उसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला हमने डायरेक्ट रिलेशन कौन से फॉर्मूले में देखा था, कौन से केस में देखा था भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे आप क्या है, एक जनरल फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से भी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि टी हाफ जो होता है वो होता है इन्वर्स रिलेशन रखता है किसके साथ, 1/में ए नोट n-1। या तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, या फिर दूसरा आप इसे कैसे याद रख सकते हो कि जो टी हाफ होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ भी, ए नोट, इसकी पावर क्या होती है 1 - n होती है। देखो यहाँ पे 1/, है तो ये n-1 है, यहाँ पे क्या है ये ऊपर ही चला गया है तो ये क्या बन गया, 1 - n बन गया। तो आप चाहो तो इसे ऐसे याद रख सकते हो और चाहो तो इसे ऐसे याद रख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है उसने कि इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर मान लो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे ए नोट थी तो टी हाफ ये बनेगा। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को आपने डबल कर दिया तो जो हाफ लाइफ पीरियड है वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। भाई क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर देते हो तो जो हाफ लाइफ टाइम होता है ना, हाफ लाइफ पीरियड होता है वो भी डबल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लो टी हाफ और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके बीच में ये रिलेशन है, तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी कि आपने ए नोट को, यानी कि जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसको डबल कर दिया। तो यहाँ पे डबल करने का मतलब क्या है कि इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका ट्वाइस हो गया, ये ए नोट 1 मतलब 1 - n आ गया। और ये डबल करने पे क्या हो रहा था, जो हाफ लाइफ है वो भी क्या बन रहा था, डबल हो रहा था, ये हो गया। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकंड इक्वेशन बन गई। भाई ये तो नॉर्मल कंडीशन पे है, और ये क्या है जो उसने स्टार्ट मतलब बाद में अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आ जाएगा, जो उसने कंडीशन दी है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको डबल किया तो जो हाफ लाइफ है वो भी डबल हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे किससे भाई, फर्स्ट इक्वेशन से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ टी हाफ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a नोट और 1 - n अपॉन में, यहाँ पे क्या है ये टी हाफ और यहाँ पे ये प्रोपोर्शन और साथ में क्या आ जाएगा a नोट 1 - n। अब यहाँ पे टी हाफ से तो टी हाफ कैंसिल, यहाँ पे क्या है देखो टी हाफ से टी हाफ कैंसिल, तो इस साइड तो क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या है देखो 2a नोट की पावर 1 - n है, तो इसका मतलब 2 की पावर भी 1 - n है और a नोट की पावर भी 1 - n है। तो यहाँ पे ये बन गया 2 की पावर 1 - n, और ये साथ में ऐसे भी लिखा जाएगा कि a नोट 1 - n, और अपॉन में क्या आ जाएगा a नोट, इसकी पावर क्या है 1 - n है। अब यहाँ से क्या है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 1 है और साथ में क्या है 2
की पावर 1 माइनस एन है। अब बेस सेम होते हैं तो आप पावर को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपैरिजन करो, ये क्या है 1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 माइनस एन। अब क्या होगा यहाँ पे, इस एन को इधर ले जाओ मतलब प्लस का हो जाएगा, ये एन इस साइड आकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 1 इस साइड आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या बन गया 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये क्या आ गया भाई ज़ीरो ऑर्डर। क्या आ गया भाई, ये ज़ीरो ऑर्डर आ गया। तो आप इन दोनों फॉर्मूले को याद करके, ये जो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला है ना हाफ लाइफ और किसका रिलेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन का, या तो आप इसे इस वाली फॉर्म में याद कर लो या फिर इस वाली फॉर्म में याद कर लो, या फिर आप ये डायरेक्ट जो फॉर्मूले है ना यहाँ पे हाफ लाइफ के, इनसे भी याद रख सकते हो कि इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, इससे भी प्रूफ हो गया कि ज़ीरो ऑर्डर ही रिएक्शन बनेगी। आ गया ना समझ में। इससे भी ऐसे सॉल्व करोगे ना यहाँ पे तो भी सेम ही आएगा। यहाँ पे क्या है, टी हाफ इन्वर्स रिलेशन रखती है इसके साथ, तो यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि जो कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेगा कि आपने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ टी हाफ इन्वर्स रिलेशन, और यहाँ पे क्या है 2a0 की पावर क्या है n माइनस 1 आ जाएगी। दोनों को डिवाइड करना, डिवाइड करके जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से भी क्या है n की वैल्यू क्या आएगी भाई ज़ीरो ही आएगी। और ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, टी हाफ हमें पता ही है हाफ लाइफ पीरियड है, और a0 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन को। तो आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज द नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कॉलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वन स्पीशीज इज गिवन बाय। यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो ये क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी है, मतलब फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर मतलब क्या है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स और उनमें क्या हो रहा है कॉलिजन हो रहा है, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वन स्पीशीज इज गिवन बाय। जेड के बारे में यहाँ पे देखो आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो जेड क्या होता है भाई, जेड क्या बनता है, जेड होती है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड क्या होता है भाई, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे आपको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए ही करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है। तो देखो होता क्या है, ए प्लस बी यहाँ पे जैसे मॉलिक्यूल्स है, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है यहाँ पे कोलाइड करके क्या करते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन बनेगा ना, अकॉर्डिंग टू द कॉलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द कॉलिजन थ्योरी जो रेट होता है रिएक्शन का वो क्या होता है, रेट इज इक्वल टू में जेड ए बी। ए और बी क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है जो कोलाइड कर रहे हैं। जेड क्या है यहाँ पे, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, जेड ए बी ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ई आपको पता ही है एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, ई ए क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या होता है भी टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है, कॉलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं भाई, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते हैं पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यहाँ पे क्या है भाई कॉलिजन्स हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर, उसी ही हम क्या बोलते हैं भाई कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूले में लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो जेड ए बी होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे ये इक्वल होता है जो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ना, यही करेक्ट है। अब ये देखो ये पूरा मैथमेटिकल क्या है भाई, यहाँ पे डेरिवेशन टाइप में होता है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे आप ये डायरेक्ट ही याद रख लो किसके इक्वल होता है भाई 2n² सिग्मा स्क्वेयर, और अंडर रूट में क्या होता है भी 8π/kT, और अंडर रूट में क्या होता है म्यू होता है। तो आप इसे डायरेक्ट ही याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन गिवन है और इसके लिए क्या करना है, आपको रेट एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना है। ये जो 4 ऑप्शन गिवन है ना, कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। अब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखो दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में, केमिकल काइनेटिक जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की बुक में आपको समझाने के लिए एज इट इज़ ये वाली इक्वेशन गिवन है। सेम रिएक्शन के थ्रू ही आपको बुक में क्या है भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिखते हो समझाया गया है। तो ये एनसीईआरटी से ही एज इट इज़ एग्जाम्पल लिया गया है। क्या है देखो यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे हम डिनोट करते हैं, ये क्या कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जो भी क्या होता है रिएक्टेंट होता है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ब्रोमाइड है, यहाँ पे BrO3 नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, और प्रोडक्ट क्या बनेंगे यहाँ पे ब्रोमीन और वाटर बनेंगे। कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, रिएक्टेंट की जो अमाउंट होती है वो डिक्रीज होती है, यानी कि वो धीरे धीरे कंज्यूम होता है, वो यूज़ होता है, वो रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या करता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है।
तो यानी कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेसिस पे क्या है भाई, जब भी आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मेंशन करते हो यहाँ पे, तो उसमें क्या है, नेगेटिव साइन को लगाते हैं। तो वहाँ पे नेगेटिव साइन से क्या मतलब है कि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डिक्रीज़ होती है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ये कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो अगर मान लो इनिशियल टाइम पे, यानी कि जब टाइम 0 रहा होगा, तो उस टाइम पे रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे 100% होंगे और जो प्रोडक्ट है वो क्या है भाई, कुछ भी नहीं बना होगा। कुछ टाइम के साथ क्या होगा, कुछ टाइम के बाद मान लो t = 15 मिनट्स, ऐसे ही हमने अज्यूम कर लिया। तो 15 मिनट के बाद क्या है, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम हो गए होंगे। तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट ने रिएक्शन किया होगा और रिएक्शन करके क्या कर रहा होगा, वो प्रोडक्ट बना रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब रिएक्टेंट ने रिएक्शन की है, तो उनकी खुद की अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन है, वो तो डिक्रीज़ हो गई है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे जब भी आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू द टाइम मेंशन करते हो, तो वहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो वो क्या, वहाँ पे क्या है भी, पॉजिटिव साइन को मेंशन कर देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है भी, यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर दिस रिएक्शन, जो यहाँ पे रिएक्शन मेंशन है। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये रेट को लिखते हैं, तो रेट हो जाएगा यहाँ पे, रेट = में क्या बनेगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होता है ना, वो कैसे लिखे जाते हैं, यहाँ पे देखो 1 में, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होते हैं वो इस तरह से मतलब उसमें लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/5 और साथ में क्या है, नेगेटिव साइन तो हमने लिख ही दिया है। यहाँ पे डेल साइन आता है और कंसंट्रेशन ऑफ जो भी रिएक्टेंट होते हैं वो लिखते हैं और अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यहाँ पे चेंज इन टाइम है, यानी कि कितने टाइम के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आया है, = में साथ में क्या है, यहाँ पे ये इसके लिए लिखा जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई कोफिशिएंट मेंशन नहीं है, तो ये सिंपली क्या है, यहाँ पे बन जाएगा 1 में क्या है भाई, यहाँ पे डेल और ये आ जाएगा BrO3 नेगेटिव और अपॉन में क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम, यानी कि डेल टी = में अगेन यहाँ पे क्या है, अभी देखो रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है ना, ये H पॉजिटिव है, तो इसके लिए क्या आएगा, -1/6 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा डेल H पॉजिटिव और साथ में क्या है, अपॉन में डेल टी। तो यहाँ पे क्या है, ये सब आपस में इक्वल होते हैं, ये सब क्या होते हैं भी, इक्वल होते हैं, इनके बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं आता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जितना कंज्यूम होता जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती जा रही है। तो रेट क्या है, यहाँ पे इनके इक्वल होता है। तो = में अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, प्रोडक्ट के लिए लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन आएगा और 1/3 और ये डेल BR2, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ BR2 और डेल टी और साथ में क्या है, यहाँ पे 1/3, इसके लिए भी +1/3 और यहाँ पे क्या है, डेल H2O और मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन में चेंज इन टाइम, ये आ गया। तो यहाँ पे जो रेट है फॉर दिस रिएक्शन इस तरह से क्या है भाई, लिखा जाता है। अब ऑप्शंस को देखो, यहाँ पे ऑप्शन में वो पूरा कंप्लीट रेट नहीं दे रखा है उसने ना अलग अलग टर्म्स के उसमें दे रखा है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में कि इसके रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो अब जैसे देखो फर्स्ट ऑप्शन में उसने ब्रोमाइड आयन यानी कि Br नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो देखो यहाँ पे ये है Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन और ये है यहाँ पे वाटर। अब इन दोनों में देखो यहाँ पे किसके इक्वल है, ये इस तरह से है। यहाँ पे देखो कंपैरिजन आपको कैसे करना है, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा इस तरह से, ब्रोमाइड आयन के लिए लिखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। और यहाँ पे क्या है, ये वाटर के लिए वाटर नहीं, H पॉजिटिव के लिए लिखा जाएगा। तो H पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट ही है, तो इसके लिए भी नेगेटिव साइन आएगा। तो 1 में क्या आ जाएगा, 6 और साथ में क्या है भाई, ये लिखा जाएगा यहाँ पे डेल H पॉजिटिव और साथ में क्या आएगा यहाँ पे डेल टी। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड नेगेटिव साइन है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। अब या तो क्या होना चाहिए, ये 6 इस साइड आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा 6/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे ब्रोमाइड आयन अपॉन में ये और = में। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से आपके पास किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, किसकी कंसंट्रेशन होगी भाई, H पॉजिटिव आयन की होगी कि भाई यहाँ पे इसमें कितना चेंज आ रहा है। अब या फिर आप किसके लिए लिख सकते हो, ब्रोमाइड आयन के लिए। तो ब्रोमाइड आयन के लिए लिखोगे तो यहाँ पे क्या है, इस साइड 5 जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, मतलब 5 यहाँ पे इस साइड तो दे दिया, बट ये 6 भी तो है साथ में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
ऐसे सेकंड में देखो किस किस में कंपैरिजन किया गया है, ब्रोमाइड और H पॉजिटिव में कंपैरिजन किया गया है। तो अब यहाँ पे क्या किया है, ये जो ब्रोमाइड का कोफिशिएंट बनेगा ना यहाँ पे, ये क्या है, इस साइड जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस साइड क्या है, ब्रोमाइड के लिए 5 है और ये 5 इस साइड है, तो दूसरी साइड क्या है भाई, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में आना चाहिए और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे इन्होंने उल्टा दे दिया है, 6 को तो क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया है, बट 6 क्या है, नीचे आएगा और 5 क्या है, ऊपर जाएगा। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन को चेक करो, थर्ड ऑप्शन में कंपैरिजन करो, यहाँ पे करेक्ट है। देखो यहाँ पे इन दोनों में कंपैरिजन करो तो यहाँ पे क्या है, ये 5 ऊपर जाएगा और 6 नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा और फोर्थ ऑप्शन भी क्या है भाई, रॉन्ग आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन पूछा था कि करेक्ट क्या बनेगा, तो ये आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर क्रिप्टॉन। यहाँ पे क्रिप्टॉन गिवन है और इसके लिए जो हाफ लाइफ पीरियड गिवन है ना, वो कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 10 ईयर्स मेंशन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 99% ऑफ द क्रिप्टॉन का डिसइंटीग्रेशन करना है, कितने परसेंट भी, 99% यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो जाना चाहिए किसका, क्रिप्टॉन का। तो उसको 99% डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगता है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो इस तरह के जो भी एग्जांपल्स होते हैं ना, या फिर क्वेश्चन में डिसइंटीग्रेशन मेंशन होता है या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिखा होता है, रेडियो एक्टिव डीके लिखा होता है, तो वो सभी किसका एग्जाम्पल बनते हैं भाई, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये खुद ही अंडरस्टूड करना है कि अगर इस तरह से दिया होता है तो वो कौन से काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है भी, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। T99.9% का वो रिलेशन पूछ लेता है इस तरह से, 99 ये वाला टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। T75 के रिगार्डिंग पूछ लेता है, यहाँ पे जैसे T99 का पूछा है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे हम इसे शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट मेथड होता है कि उसको आपने याद किया, एक्सप्रेशन होगा, एक ट्रिक होगी, फॉर्मूला बोल सकते हो आप, कुछ भी कह दो, उसकी हेल्प से क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा और एग्जाम में टाइम भी बचेगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट से भी सिखा देती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में आप वो ट्रिक भी खुद से भी कैसे बना सकते हो कि क्या रिलेशन बनेगा, या फिर कई बार प्रूफ करना होता है तो प्रूफिंग में वो कैसे प्रूफ करेंगे। और आपको मतलब पूरा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि खाली शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन बन गया। तो देखो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का जो टाइम का फॉर्मूला होता है ना, वो पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, देखो हाफ लाइफ जो फॉर्मूला होता है ना, वो अलग होता है, ठीक है। हाफ लाइफ के अलावा जो भी परसेंट कंप्लीट हो रही है ना रिएक्शन, उसके लिए जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। जैसे मान लो 40% कंप्लीट हो गई, 60% कंप्लीट हो गई कोई रिएक्शन, 90% कंप्लीट हो गई, तो वो यानी कि उतनी रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T इज इक्वल टू में 2.303 अपॉन में K log A नोट अपॉन में A। अब A नोट यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, और A कौन सी कंसंट्रेशन होती है, यानी कि जिस भी टाइम के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हो टाइम पीरियड, वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कितनी बची है, तो वो क्या होता है यहाँ पे A होता है, ठीक है। A बेसिकली क्या होता है, यानी कि A नोट माइनस एक्स, यानी कि ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की जो भी आपने ली थी, वो बेसिकली कितना कंज्यूम हो गई है, तो कंज्यूम होकर जो है यहाँ पे बची है, वो क्या होता है, यहाँ पे A की वैल्यू होती है। दूसरा देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है भाई, 0.693 अपॉन में K। तो ये अलग होता है, ये जो हाफ लाइफ पीरियड है ना, ये अलग होता है, और ये वाला टाइम का फॉर्मूला अलग होता है। ये तो कब है, जब रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो गई है, रिएक्टेंट क्या हो गया, हाफ कंज्यूम हो गए, हाफ रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ये कब होगा, ये वाला टाइम कब होता है भाई, जब हाफ लाइफ के अलावा बाकी टाइम होता है। तो यहाँ पे हम T99 के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, इसे चेंज करेंगे, तो क्या बन जाएगा T99 के अकॉर्डिंग, ये 2.303 अपॉन में K log A नोट को आप ना क्वेश्चन करने के लिए क्या है भी 100% मान के चल लिया करो, कितना भी 100, कि यहाँ पे ये क्या है 100 है, और अगर ये 100 है तो 99% कंप्लीट हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 माइनस क्या आ जाएगा भी, यहाँ पे 99 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया आपको, A नोट माइनस एक्स बताया ना, एक्स क्या है भी यहाँ पे जितना कंज्यूम हो गया है, तो यहाँ पे क्या है 100 माइनस 99, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे। अब देखो ये हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में सीखा था, जैसे अब ये 100 है तो 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻² लिख सकते हैं भाई, 100 को 10⁻² लिख सकते हैं ना।
तो log में कैसे सॉल्व करते हैं अभी, 2 पावर आगे आ जाती है तो ये बन जाएगा 2 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 2 इंटू 1। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि इसके प्लेस पे भाई 1 तो कुछ है ही नहीं, 1 से तो डिवाइड करो ना करो एक ही बात है, तो ये 100 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है, log 100 की जो वैल्यू है उसे आप ऐसे चेंज कर सकते हो, और फिर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस वाली वैल्यू के जगह पे यहाँ पे ये जो है ना एक्सप्रेशन है, इसके प्लेस पे क्या है, 2 को पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे T99 क्या बन जाएगा, 2.303 अपॉन में K, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे इतनी बात समझ में। अब क्या करना है, इस हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो यहाँ से क्या है, हम K की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो K क्या है, रेट कांस्टेंट है, तो यहाँ से K क्या आ सकता है, देखो यहाँ से K क्या बन जाएगा, ये K इधर चला जाएगा और हाफ लाइफ इधर आ जाएगी, तो ये क्या है 0.693 अपॉन में क्या बन जाएगा यहाँ पे T हाफ, ये आ गया। अब इस K की वैल्यू को उठा के क्या है यहाँ पे पुट कर दो इस वाले एक्सप्रेशन में, तो ये बन जाएगा 2.303 अपॉन में यहाँ पे K की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन में T हाफ है, और ये जो था ये 2 तो मल्टीप्लाई में ही है, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 2 तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई होने पे ये बन जाएगा 2 3 ज़ा 6 0, फिर 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ गया 4.606 आ जाएगा। और अपॉन में देखो यहाँ पे क्या है 0.693 अपॉन में T हाफ है, तो ये मैथ्स में हम करते हैं ना कि भाई अगर इस तरह से क्या होता है अपॉन में होता है तो ये T हाफ क्या है ऊपर चला जाएगा, तो ये T हाफ तो यहाँ आ गया, और इसके साथ डिवीज़न में क्या रह जाएगा 0.693 रह जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 4.606 ये जो मेंशन है यहाँ पे आया है आपके पास, इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, 0.693 से डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करने के बाद ना अप्रोक्सीमेटली कितना आता है भाई, 6.66 आता है, ठीक है 6.66 कुछ आएगा, और ये T हाफ। तो आपने क्या देखा यहाँ से कि जो T99 है, ये आप क्या कैलकुलेट कर रहे थे, T99 ना, तो यहाँ से आपने क्या है एक रिलेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सा, कि T99% जो होता है वो T हाफ के कितने टाइम्स होता है भाई, 6.6 टाइम्स होता है। तो ये क्या है, आप डायरेक्ट जो मैं आपको बोल रही थी ना कि ट्रिक होती है भाई, आप उसे फॉर्मूला बोल दो, ट्रिक बोल दो, उससे याद रख सकते हो। तो अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, तो बस इस एक्सप्रेशन को याद रखो कि जब भी T99 के लिए पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में, तो क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है और T हाफ की वैल्यू को, और क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो जाएगा। तो पुट करो, देखो यहाँ पे T99 इज इक्वल टू में 6.6 मल्टीप्लाई बाई T हाफ, क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है, 10 ईयर गिवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 66 अपॉन में 10, और ये 10 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है ये 6 आएगा भाई। इसको यहाँ पे हम 2 डिजिट तक ही लेके करते हैं, तो ये क्या है 6.66 बनेगा, क्या आएगा 6.66, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये बन जाएगा 100, और ये 10, तो ये 10 से 10 गई, तो यहाँ पे क्या है 66.6 आ जाएगा, क्या है भी 66.6 आ जाएगा। या फिर यहाँ पे आप 1 डिजिट तक भी लेके करते हो तो ये 66 आ गया। तो अभी ऑप्शन में देख लो कि अप्रोक्सीमेटली ऐसे कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है, तो देखो 66 के आसपास जो आपको वैल्यू गिवन है कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये आपने डायरेक्ट पुट किया, और भी कैसे कर सकते थे, देखो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आप क्या करो, यहाँ पे T हाफ की वैल्यू को पुट कर दो, क्वेश्चन में आपको गिवन है ना, तो ये क्या है 0.693 अपॉन में 10, यहाँ पे ये आ गया, इसे सिंप्लीफाई कर लो, या फिर इस वैल्यू को उठा के ये जो K की वैल्यू आई है ना यहाँ पे, ये मैंने पुट किया था, यहाँ पे पुट कर दो T हाफ के प्लेस पे, मतलब 10 पुट कर दो, और इसे क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास क्या है डायरेक्ट ही क्या बच जाएगा 66.6 बच जाएगा। और आप इस डायरेक्ट रिलेशन को भी याद रख सकते हो, जिसकी हेल्प से आप फटाफट से क्वेश्चन को कर लोगे। मतलब ये पूरा सॉल्व करने में कुछ तो टाइम लगेगा, बट अगर आपको ये रिलेशन पता है तो उससे क्या है डायरेक्ट ही लर्न हो जाएगा। बाकी देखो अगर इस तरह के और भी क्या है रिलेशन आइडेंटिफाई करने आ जाए, या पूछा जाए, या क्वेश्चन में कुछ रिलेशन दे दिया वो प्रूव करना आ गया, तो आप कैसे कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेके मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल T99.9 के लिए ही दे दिया, T99.9% के लिए ही उसने बोल दिया कि यहाँ पे आपको बताना है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। जैसे उसने यहाँ पे T99% के लिए पूछा था, अगर T99.9% के लिए उसने पूछा है तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये बन जाएगा 2.303 अपॉन में K log A नोट क्या है यहाँ पे हम 100 मतलब लेकर चलेंगे, और क्या है A जो है वो क्या बन जाएगा 100 माइनस 99.9 होगा, भाई यही तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 0.1 आ जाएगा, तो 0.1 आ गया ये। अब इसे और सिंप्लीफाई करो तो ये क्या बन जाएगा 2.303 अपॉन में K
log, और यहाँ पे जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या है, ये 1/10 बनेगा। क्या बनेगा भाई, 1/10, और फिर ये 10 ऊपर ही चला जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ना 1/10, और फिर ये 10 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। तो अब log 1000 को आप कैसे लिख सकते हो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log 10⁻3, और फिर वही सेम चीज़ log में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो ये बन जाएगा 3 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 3 × 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि 2.303/k, इस पूरे के प्लेस पे ये जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, तो यहाँ पे 3 हो गया। T½ हमें पता है, T½ क्या होता है, 0.693/k होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये k हो गया, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.693 क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये k यहाँ पे ले गए हैं ऊपर, और T½ यहाँ ले आते हैं, और फिर क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, तो 2.303 × 3 में k के प्लेस पे क्या है, ये पुट करना है, तो 0.693 में क्या आएगा, T½ आएगा, तो ये T½ ऊपर चला जाएगा। भाई ये मैथ्स के अकॉर्डिंग है कि मैथ्स में कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैसे चेंज हो जाते हैं, ये वो सब कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ये जब पूरा आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो इसके प्लेस पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी T99.9 के लिए अप्रोक्सीमेटली वो कुछ 9.9 ऐसी कुछ आएगी। तो 9.9 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 10 लिख सकते हो। भाई 9.9 ऐसे आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये 10 है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करके इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा, 10 × T½ तो यहाँ से हमने T99.9% के लिए और T½ के बीच में क्या है, ये रिलेशन फाइंड आउट किया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो कि ये रिलेशन होता है T99% कंप्लीशन के लिए, कि भाई इतने परसेंट 99.9% रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो उसमें जो टाइम लगता है वो क्या होता है, हाफ लाइफ का क्या होता है, 10 टाइम्स होता है। T99.9% के लिए देख लिया। एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है वो क्या बनता है, T75% का बनता है। तो T75% का क्या होता है, ट्वाइस ऑफ T½ होता है। क्या होता है, ट्वाइस ऑफ T½ तो ये आपको याद रखना है। और T90 का पूछा जा सकता है, तो सेम ऐसे ही हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कितना आएगा T90 के लिए 3.3 टाइम्स ऑफ T½ तो ये कुछ फैक्ट मतलब यहाँ पे क्या है, T½ और जो भी रिएक्शन कंप्लीशन के बीच में रिलेशन होता है वो हमने चेक किया है। ये जितने भी यहाँ पे मैंने ये बताए हैं ना, फॉर्मूले बताए हैं, ये सब किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ही है। यहाँ पे ये रिलेशन किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है। तो जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहा होगा ना, और उसने ऐसा कुछ पूछा है T99 के रिगार्डिंग, T75 के रिगार्डिंग, T90% के रिगार्डिंग, तो आप ये डायरेक्ट रिलेशन को यूज़ कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, ठीक है, कुछ रिएक्शंस गिवन है, और इन रिएक्शन में से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पे ये जितने भी एग्जाम्पल्स गिवन है ना, एक तो पॉइंट ये है कि ये सभी एग्जाम्पल्स ना आपको एनसीईआरटी बुक में मेंशन किए गए हैं, और ये ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो जीरो ऑर्डर के एग्जांपल्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल क्या बनेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो ये जो भी एनसीईआरटी बुक में आपको मेंशन है ना, 2-2 3-3 एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो जो भी रिएक्शंस यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग मेंशन है कि इस ऑर्डर के काइनेटिक को फॉलो करता है, ये इस ऑर्डर के काइनेटिक को फॉलो करता है, तो ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आई थिंक जो एचपीएससी के पेपर हुए थे, एचपीएससी ने जो अपना पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, वहाँ पे भी आई थिंक इस बार वाले पेपर में भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्पल देकर। और लास्ट जो हुआ था, एक बार पहले हुआ था मेवात कैडर के लिए, अभी लास्ट ईयर ही, वहाँ पे भी पूछा गया था, उसमें तो 100% कन्फर्म ही आया था। फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल्स देखो कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल होते हैं, एक तो होता है जितनी भी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, डिसइंटीग्रेशन वाली रिएक्शन होती है, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया। और जितने भी नेचुरल डिके होते हैं ना, वो सब किसके एग्जांपल बनते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। जैसे रेडियम का डिके हो गया तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा। और क्या एग्जांपल्स होते हैं, हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन होती है ना इथीन की, इथीन का हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, इथीन क्या है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 होती है, और हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इथीन में जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाली रिएक्शन होती है ना, वो भी कौन से काइनेटिक को फॉलो करती है भाई, फर्स्ट ऑर्डर को। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। और साथ में जो डीकम्पोजिशन होता है ना किसका, N2O का,
N2O का और NO2 का, इन दो सॉरी N2O5 का, N2O का और N2O5 का, ये दोनों भी किसके एग्जाम्पल्स होते हैं भाई? ये दोनों भी, इनका क्या होता है? डीकम्पोजिशन। ये डीकम्पोजिशन ऑफ N2O एंड N2O5, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स बनते हैं। और 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द NCERT। एक तो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन और डीकम्पोजिशन ऑफ N2O और साथ में N2O5 का, और जितने भी क्या होते हैं रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल डिके हो या फिर क्या भी नेचुरल डिके हो, वो सभी किसके एग्जाम्पल्स बनते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल किसका हो गया? हाइड्रोजनेशन का, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? नोट वाला। सेकंड क्या है? ये रेडियो एक्टिव डिके हो गया, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्या है? N2O5, ये भी क्या है भाई यहाँ पे इसको फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर को, तो ये भी आ गया। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है भाई यहाँ पे? अमोनिया की रिएक्शन है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है भाई? ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है? जीरो ऑर्डर की। तो यही वाला इस क्वेश्चन का क्या है भी? करेक्ट आंसर बनेगा। अब जीरो ऑर्डर के भी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि जीरो ऑर्डर में आपको कौन कौन से एग्जांपल याद रखने हैं। तो जीरो ऑर्डर में एक तो ये अमोनिया वाली ही रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कौन से एग्जांपल बन सकते हैं यहाँ पे? थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, किसका? HI का, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड सरफेस, यानी कि गोल्ड के सरफेस पे क्या है भी? हाइड्रोजन आयोडाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हीट करने की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करता है? H2+I2 बन जाता है। तो ये भी किसके कौन से ऑर्डर के अकॉर्डिंग होती है रिएक्शन भाई? जीरो ऑर्डर के अकॉर्डिंग होती है। इसका मतलब क्या है? जीरो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो क्या है भाई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है उसकी पावर के जीरो के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे इसके लिए रेट लिखते हैं, तो यहाँ पे जो रेट है ना वो क्या बन जाएगा? रेट इज इक्वल टू में K, यहाँ पे HI, और इसकी पावर जो है वो जीरो आ जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे पावर क्या आती है? 1 आती है, यहाँ पे क्या आ गई भाई? जीरो आ गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। और एक और एग्जांपल हो सकता है इसका, हाइड्रोजन और गैस होती है और जो क्लोरीन गैस होती है, इनके जो रिएक्शन होती है ना यूवी लाइट की प्रेजेंस में, और ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड की जो फॉर्मेशन होती है यूवी लाइट की प्रेजेंस में, ये भी किसके एग्जाम्पल का मतलब किसका एग्जाम्पल बनेगा भाई? यहाँ पे जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल बनेगा। तो ये वाले एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। और बाकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के भी एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो वहाँ पे तो क्या होता है, आपको देखने में ऐसे लगता है कि वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्शन में, मतलब कि 2 रिएक्टेंट है वहाँ पे रिएक्शन में, और वो दोनों ही क्या कर रहे हैं भाई? रेट लो के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लेते हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में? जैसे देखो यहाँ पे आप ये ले सकते हो CH3CO C2H5 प्लस में वाटर। तो यहाँ पे रेट होना क्या चाहिए? रेट ये होना चाहिए कि रेट इज इक्वल टू में K, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन और साथ में क्या भी प्रोडक्ट मतलब वाटर की कंसंट्रेशन भी आनी चाहिए, ये होना चाहिए। बट यहाँ पे वाटर जो है ना वो एक्सेस में होता है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है कि इसकी अमाउंट को क्या है भी यहाँ पे हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो रेट होता है ना वो सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये फिर देखने में क्या लगती है कि भाई सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन बनेगी, बट एक्चुअल में होती कौन सी है? ये फर्स्ट ऑर्डर की ही रिएक्शन होती है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं अभी? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके आपको एग्जांपल याद रखने हैं। तो इसका एग्जांपल एक तो क्या है, ये इथाइल एसीटेट वाला एग्जांपल बन जाएगा। एक तो क्या भाई स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इथाइल एसीटेट का ही एग्जाम्पल हो गया है। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इन्वर्जन ऑफ शुगर वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ठीक है? इन्वर्जन ऑफ शुगर वाली जो रिएक्शन होती है वो भी किसका एग्जाम्पल है भाई? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का ही एग्जाम्पल होता है। वो रिएक्शन क्या होती है मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, C12H22O11, और यहाँ पे क्या होता है? वाटर होता है। तो इसके लिए भी जो रेट लिखा जाता है ना वो रेट क्या होता है? रेट इज इक्वल टू में K C12H22O11, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? देखो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन गिवन है, और इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो करते हैं ना, उसमें क्या होता है? बीच में पहले एक इंटरमीडिएट बनता है। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है, और फिर क्या है? फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। और ये 2 स्टेप्स में यहाँ पे रिएक्शन शो की हुई है। क्या पता करना है भाई? कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन पता करनी है, जो भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जैसे ये E और S से डिनोट किया गया, ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, यहाँ पे ये ही रिएक्टेंट है। तो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, इसके लिए जो कंसंट्रेशन होगी वो आपको पता करनी है कि क्या होगी।
बाय अप्लाइंग द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को आप शॉर्ट फॉर्म में एसएसए भी लिख देते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन को देखो कैसे करेंगे वो अभी समझते हैं। तो यहाँ पे पहले दोनों ये जो इक्वेशन गिवन है ना, आपको ये जो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ये जो ई है और ये एस है, ये क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट है। ये क्या है भाई यहाँ पे रिएक्टेंट है। और ये जो ई एस फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये क्या है यहाँ पे इंटरमीडिएट है। क्या है भाई, इंटरमीडिएट है। और ये जो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन आपको शो की गई है ना, रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे क्या है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो इंटरमीडिएट के लिए फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए जो रेट कांस्टेंट है दैट इज के ए, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। और ई एस क्या कर रहा है भाई, वापस से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन भी कर रहा है। ई एस क्या है भाई, यहाँ पे डिकम्पोज होकर वापस से रिएक्टेंट भी दे रहा है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट गिवन है दैट इज के डैश ए। ओके, अब ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये क्या करता है, डिकम्पोज होकर क्या बनाता है भी, फाइनली प्रोडक्ट ही फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे इसके लिए जो रेट कांस्टेंट की गिवन है ना, वो क्या है, के बी। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन हो गई। देखो 3 रिएक्शन कैसे हुई है, वैसे तो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, बट टोटल क्या है यहाँ पे 3 रिएक्शन हो गई। एक तो ई और एस, ये क्या है भाई यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन शो कर रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ई एस बन रहा है। सेकंड क्या हो गया यहाँ पे, इसी वाली इक्वेशन में, यानी कि यहीं पे इसी इक्वेशन के हेल्प से देखो क्या हो रहा है, ई एस डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज करके यानी कि वो बैकवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है, वापस से आपको रिएक्टेंट मिल रहे हैं। और थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो ई एस है, ये जो इंटरमीडिएट है, ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट कांस्टेंट आप किसी भी रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हो, कोई भी इक्वेशन जो होती है केमिकल इक्वेशन, उसके लिए कैसे लिखते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई, जो भी वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे प्रोपोर्शन के साइन को हटा के क्या आता है, के आता है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहता है। तो वही क्या है, यहाँ पे हम तीनों रिएक्शन के लिए लिखेंगे, बट ध्यान से समझना हो क्या रहा है। देखो इसे अच्छे से समझते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है, और भी पूछा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझना कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है और आप इसे कैसे लिख सकते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इन फ्यूचर अगर एग्जाम में मिलता है तो इसी तरह से ई एस की फॉर्म में मिलेगा, और कोई एग्जाम्पल दे के पूछ सकता है वो कि इसके लिए लिखो। तो इसलिए अच्छे से समझना है कि अगर आपको एग्जाम्पल भी चेंज कर दिया, इक्वेशन भी चेंज कर दी, तो भी आप उसके लिए आराम से कर सको। तो देखो हो क्या रहा है, पहले एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे ये है ई एस, और ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ई एस बन रहा है। इसके लिए रेट कांस्टेंट के है, और यहाँ पे क्या है, के डैश ए है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे ई एस है, और ई एस से क्या बन रहा है, यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, और इसके लिए रेट कांस्टेंट के भी है। अब देखो इसे जितने भी स्टेप्स हैं ना, यानी कि टोटल 3 स्टेप्स बनेंगे, उनको ओपन करके लिख लो, रेट लिखो इन तीनों इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं किसके लिए भाई, जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, यानी कि ई एंड एस रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू में, यहाँ पे इसके लिए रेट कॉन्स्टेंट क्या गिवन है, देखो के ए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया के ए, और कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है तो यहाँ पे ई है और एस है, तो यहाँ पे आ गया कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड रेट लिखेंगे किसके लिए भी, जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है, इस इंटरमीडिएट का, ये वापस से बैकवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है ना भाई। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड है मतलब कि वापस से आपको ई और एस मिल रहे हैं। तो अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इस तरह से होगी रिएक्शन भाई, ई एस डिकम्पोज होकर आपको क्या दे रहा है, ई और एस दे रहा है। तो ये रिएक्शन ऐसे है ना, तो फॉर दिस रिएक्शन यानी कि जब ये बैकवर्ड हो रही है तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो क्या बनेगा, ई एस बनेगा। ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है यही तो यहाँ पे रिएक्टेंट की तरह है। तो यहाँ पे इसके लिए रेट कैसे लिखा जाएगा, के डैश ए, और ये क्या है अभी यहाँ पे रिएक्टेंट क्या बन गया, ई एस बन गया, जो कि इंटरमीडिएट है। ये क्या है यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट क्या होता है अभी, बीच में बनता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने के से पहले क्या होता है भाई, ये इंटरमीडिएट बनता है। नेक्स्ट क्या है, अब ये जरूरी नहीं है, ये देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ही इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। जो सिंपल रिएक्शंस होती है उसमें तो क्या है, रिएक्टेंट से डायरेक्टली आपको क्या होते हैं, प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बट कुछ रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, अब वो मल्टी स्टेप्स में होती है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप्स में होंगी तो उसमें ऐसा कुछ लिमिटेड नहीं है कि 1 स्टेप होगा बीच में, या फिर 2 होंगे, 3 होंगे। तो वो जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं ना, वो कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन क्या है। तो अब देखो नेक्स्ट जो है थर्ड, उसके लिए रेट लिखेंगे। तो फाइनली जो रेट है वो किसके लिए लिखा जाएगा, कि जब ई एस से क्या मिल रहा है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इस केस में यहाँ पे रिएक्टेंट क्या बनेगा, ये ई एस बनेगा।
तो इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है, के बी, तो यहाँ पे बन जाएगा के बी, और इसके लिए भी यहाँ पे क्या है, ये बन गई यहाँ पे सेकंड इक्वेशन और ये बन गई थर्ड इक्वेशन। आ गए तीनों स्टेप समझ में। अब देखो जो ये एस से होता है ना, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होती है किसकी, इंटरमीडिएट की, वो क्या होता है, इक्वल होता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट। देखो अकॉर्डिंग टू द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है किसके लिए भी, इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट क्या है भी यहाँ पे ई एस है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एस किसके इक्वल होगा भाई यहाँ पे, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे ये वाला स्टेप ध्यान से समझना कि हमने ऐसा क्यों बोला है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ई एंड एस रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, इंटरमीडिएट बना रहे हैं, और ये जो ई एस है ना, ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ई एंड एस मिलके जितने यहाँ पे इंटरमीडिएट को बना रहे होंगे, यानी कि जो भी इस ई एस की क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी, वो सारा का सारा क्या है भी यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो यानी कि जितना वो यहाँ पे बनेगा उतना ही डिकम्पोज हो जाएगा भाई, जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके इंटरमीडिएट को बनाएगा उतना ही वो डिकम्पोज होके क्या करेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। तो यहाँ से क्या हुआ, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है इंटरमीडिएट का वो किसके इक्वल है भाई, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ई एस, यानी कि इंटरमीडिएट के क्या है भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है ई एस का। अगर हम फाइनली देखें कि भाई कितना फॉर्म हो रहा है, कितना डिकम्पोज हो रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाएगी ना। ई एस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी भाई, नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाएगी, और जो नेग्लिजिबल अमाउंट होते हैं उसको आप क्या कंसीडर करके ले सकते हो भाई, जीरो। उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, जीरो मान सकते हैं ना, कि भाई वो जितना बन रहा है उतना ही डिकम्पोज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन तो कुछ है ही नहीं। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, जो इंटरमीडिएट है उसके लिए जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वो क्या होगी भाई, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। अब क्या करना है यहाँ पे आपको, देखो ये जो रेट लिखा जाएगा ना, यहाँ पे रेट हम कैसे लिखेंगे, अब रेट ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से समझना। जो भी रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के इक्वल है। तो यहाँ पे रेट को लिखो, ये जीरो के इक्वल रखा जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह से, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू में सबसे पहले क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा जाएगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, के ए, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ई और कंसंट्रेशन ऑफ एस, ऐसे। फिर देखो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये डीकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डीकम्पोज हो रहा है। तो बस इतना ध्यान रखना है, फॉर्मेशन होगा तो उसे हम ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे, और अगर डीकम्पोजिशन हो रहा है तो उसे हम क्या है भी मतलब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या है, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा था, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, यानी कि ये क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा है ना हमने ई एस के लिए, तो ये क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ फॉर्मेशन है, इसलिए हमने इसे प्लस में लिखा। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, देखो सेकेंड स्टेप में ये ई एस से क्या बन रहा है, ई एंड एस बन रहा है वापस से, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये क्या है, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, के डैश ए, और ये आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ई एस। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है इस इंटरमीडिएट का, और वापस से क्या मिल रहा है आपको, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए भी क्या है, नेगेटिव साइन आएगा, और ये बन जाएगा के बी और कंसंट्रेशन ऑफ ई एस। आ गया समझ में, ये किसके इक्वल है, जीरो के। यहाँ पे हमने देखा ना कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है भाई, वो जितना बन रहा है उतना ही यूज़ हो जा रहा है। तो इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, जीरो। तो ये हमने जीरो के इक्वल रख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस सिंप्लीफाई करना है आपको इसे, और यहाँ पे रीअरेंज करके इक्वेशन में क्या है, इस ई एस की एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की इसके लिए कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो बस आपके पास इक्वेशन तो आ गई है, इसे क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करके जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, मतलब जो भी एक्सप्रेशन बचेगा वही क्या हो जाएगी, एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी। तो देखो कैसे रीअरेंज करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों ही जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है ना, ये वैल्यूज़ है, ये नेगेटिव है, तो आप इसे क्या करो, दूसरी साइड ले जाओ, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, के ए कंसंट्रेशन ऑफ ई एंड कंसंट्रेशन ऑफ एस, और क्या हो जाएगा, इक्वल टू में ये भी प्लस, मतलब और ये भी प्लस, दोनों क्या है भी प्लस की बन जाएगी वैल्यूज़। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, के डैश ए कंसंट्रेशन ऑफ ई एस प्लस के बी और कंसंट्रेशन ऑफ ई एस, ये आ गया। अब इस दोनों टर्म को देखो, ये जो दोनों टर्म आई है ना, यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, ई एस कॉमन है, जो कंसंट्रेशन ऑफ ई एस है ना, ये कॉमन है। तो यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, के डैश ए प्लस में के बी, ये बच गया। और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में क्या है भी, के ए कंसंट्रेशन ऑफ ई एंड कंसंट्रेशन ऑफ एस। अब आपको क्या कैलकुलेट करना था, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट क्या है यहाँ पे, ई एस है।
तो बस इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड आकर क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा के ए कंसनट्रेशन ऑफ ई एंड कंसनट्रेशन ऑफ एस, और अपोन में यानी कि डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे के डैश ए प्लस में के बी। बस आ गया अपने पास आंसर। देखो अब ये कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है, क्या है, देखो यहाँ पे क्या आया है, के ए कॉन्स्टेंट ऊपर है, यहाँ पे ई और एस की कंसंट्रेशन है, और नीचे क्या है, के डैश ए प्लस में के बी कॉन्स्टेंट है। अब हमें बस ये ऑप्शन देखना है कि कौन से ऑप्शन में गिवन है। नीचे दोनों क्या है भाई, के डैश ए और प्लस में के बी होना चाहिए। तो अब देखो के डैश ए प्लस के बी कौन से ऑप्शन में गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है आपको, इसमें है यहाँ पे तो क्या है, के ए आ गया, के बी आना चाहिए यहाँ पे प्लस में, इसमें है यहाँ पे देखो, और इस वाले ऑप्शन में क्या है, के डैश ऊपर चला गया, तो यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, और यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई में चला गया तो ये भी रॉन्ग है। फिर इस वाले में यहाँ पे क्या है, के बी ऊपर चला गया, तो यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के ए अपोन में के डैश ए प्लस के बी, और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ई एंड कंसंट्रेशन ऑफ एस। फिर से देखो जो हमने यहाँ पे क्या है डिराइव किया था, यानी कि इसको रीअरेंज करके फाइंड आउट किया था, इसको देखो फिर से सेम ही है के ए, और यहाँ पे बस ये ऑप्शन में देखो ऐसे लिखा है, ऑप्शन में ये थोड़ा सा अलग इसलिए लग रहा होगा, वहाँ पे कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है, ये ऐसे, और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ई एंड कंसंट्रेशन ऑफ एस, ये इस साइड में लिखा है। यही क्वेश्चन में हमें क्या है अभी फाइंड आउट करना था, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे देखो आपको इसमें क्वेश्चन में क्या है, अभी एक रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट गिवन है। यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन फॉर NO2 यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और ये क्वेश्चन देखो एचटेट में भी 3 बार रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन ना और भी दूसरे पीजीटी एग्जाम में रिपीट हुआ है, सेम ही रिपीट हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू भी रहती है, आंसर भी सेम ही आएगा फिर, तो सेम एज इट इज़ ये रिपीट हुआ है। और HPSC ने जो अपना एग्ज़ाम कराया था, जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होता है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है, फिर दूसरा सब्जेक्टिव पेपर जो होता है, तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, सेम ही क्वेश्चन आया था। तो देखो इजी ही क्वेश्चन है, और कैसे करना है, बल्कि इतनी बार तो ये रिपीट होते हैं ना, तो क्वेश्चन के आंसर भी याद हो जाते हैं कि भाई अगर आपने प्रैक्टिस किया ना, तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। तो एवरेज रेट क्या गिवन है, देखो रेट, पहली बात तो रिएक्शन के लिए लिखते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं भाई रेट को, रेट इज इक्वल टू में क्या होता है भाई, जो भी रिएक्टेंट है उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, नेगेटिव साइन 1/2, फिर चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि डेल N2O5, और अपोन में क्या लिखते हैं, चेंज इन टाइम, इज इक्वल टू में फिर क्या है भाई, यहाँ पे सेम ऐसी प्रोडक्ट के लिए लिखा जाता है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखा जाएगा, 1/4, प्लस का साइन आएगा यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन लिखी जाएगी भाई, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मेंशन करते हैं, चेंज इन टाइम, और फिर साथ में किसके लिए लिखा जाएगा भाई, यहाँ पे आएगा फिर O2 के लिए, तो यहाँ पे प्लस, और ये डेल O2, और साथ में क्या है डेल T, ये आ गया यहाँ पे। अब ये जो रेट है ना, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, पूछा किसके लिए, इसके लिए पूछा है, तो बस हम इन्हीं दोनों का क्या है यहाँ पे यूज़ करेंगे, बाकी टर्म्स को यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है, इसको भी नहीं देखना है यहाँ पे, और इसे भी नहीं देखना है, इन दोनों की बात करनी है सिर्फ। तो देखो रेट आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6.79 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट, यूनिट आप लिख लेना, इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या है 1/4, और ये क्या है भाई यहाँ पे NO2 अपोन में डेल T। तो ये क्या शो करता है यहाँ पे, ये इस तरह से जब हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं रेट का, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या है, ये तो कंज्यूम हो रहा है, तो ये तो क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे यही तो पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन कि भाई कितना बन रहा है, यहाँ पे क्या है, ये रेट ऑफ कंज्यूम होने का है कि भाई ये कितना यहाँ पे यूज़ हो गया है, तो ये यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, ये क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, इसलिए यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव साइन लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन को मेंशन करते हैं। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ही आपको बताना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए, NO2 के लिए, तो वो क्या है, ये है। तो इस 1/4 को इस साइड ले जाओ, तो ये बन जाएगा 6.79 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है किसके लिए, NO2 के लिए, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे आप ये समझ जाना, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये यही है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आता है 2 पॉइंट, मतलब वैसे तो ये 27 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा मल्टीप्लाई करने पे, बट यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है 1 डेसिमल में सारे आंसर गिवन है, इसका आंसर ना वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 27 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये आएगा 27.16 10⁻⁻4, बट यहाँ पे सारे ही ऑप्शन देखो 1 डेसिमल प्लेस वाले हैं, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस को आप शिफ्ट करोगे तो कितना बन जाएगा 2.7 मल्टीप्लाई में 10⁻³ तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है अभी, ऑप्शन नंबर 2 में, ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन देखो हाफ लाइफ और T75 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। तो T75 और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है, ये 2 टाइम्स होता है किसका भाई, हाफ लाइफ का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, 75% ऑफ अ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वॉज कंप्लीटेड। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, और 75 रिएक्शन कंप्लीट होने में रिएक्शन को कितना टाइम लग रहा है भाई, 32 मिनट्स लग रहा है। रिएक्शन को हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, ये यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये रिलेशन हमें पता है कि T½ और T75 में क्या रिलेशन होता है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो। तो T75 कितना गिवन है, 75% कंप्लीट होने में रिएक्शन को कितना टाइम लग रहा है, 32 मिनट। 2 मल्टीप्लाई में T½ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, T50 बोल दो, T½ बोल दो, और ये 2 इस साइड क्या है मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा, और यहाँ से क्या है आपके पास T½ की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई भाई, 16 मिनट आ गई। तो कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 में, ये क्या हो गया करेक्ट आंसर। ये भी देखो एचटेट के एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ है, और ये भी जो दूसरे पीजीटी एग्जाम है ना, उनमें भी आपको एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि कुछ चेंजेस भी नहीं हुए हैं, यही 32 मिनट्स के साथ 75% के साथ क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो एक रिएक्शन मेंशन है यहाँ पे, फॉर द नॉन स्टिक्योमेट्रिक रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है, और यहाँ पे आपको काइनेटिक डाटा गिवन है, जो भी ऑब्जर्व किया गया सेपरेट, यानी कि 3 उस पर क्या है, इनको ऑब्जर्व किया गया है, ऑल एट 298 केल्विन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी भाई इसकी, ए की, ये टेबल में है यहाँ पे, फिर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी और रेट है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि जब आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी ये थी, तो जो रेट है वो क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि सी के लिए जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो ये आया है। फिर सेकंड कंडीशन है, जब आपके पास ए की कंसंट्रेशन इतनी होगी, बी की कंसंट्रेशन इतनी होगी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉर सी ये होगा, और फिर ऐसे ही आपको थर्ड कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपको देखो इस तरह के क्वेश्चन भी ना अभी एग्जाम्स में पूछे जाने लगे हैं। ये थोड़ा सा करने में टाइम तो लग जाता है, अगर क्वेश्चन मतलब अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती इस तरह के क्वेश्चन में, अदरवाइज क्वेश्चन ये इजी ही होते हैं। जो EMRS का एग्जाम हुआ था पीजीटी का, वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो जो भी रिएक्शन होती है ना, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट क्या है, ए है और बी है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे आपको जो भी रिएक्शन दी हुई है ना, उसके लिए क्या करना है, रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है। क्या करना है भाई, रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये रेट लो एक्सप्रेशन जब लिखना है ना, तो ये वाले कोफिशिएंट के प्लेस पे यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 2 और 1 नहीं मेंशन करना है, क्या लिखना है, x और y लिखना है, क्योंकि आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है कि रेट क्या बनेगा, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, यहाँ पे आपको जो इनके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, इनको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे नहीं देखना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर दिस रिएक्शन जब आप रेट को मेंशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसके लिए अलग ही पेज ले लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, रेट जो है, रेट लो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो रेट है वो बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू में k और a की पावर x और b की पावर y, इस तरह से यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है, देखो 3 कंडीशन गिवन है, क्या है भाई, टेबल में 3 कंडीशन यहाँ पे मेंशन है, 3 कंडीशन गिवन है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन ए की 0.1 होगी और ऐसी बी की कंसंट्रेशन 0.1 होगी, तो उस टाइम पे जो रेट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन है सी के लिए, वो कितना आ रहा है, 1.2 इंटू 10⁻³ आ रहा है। तो उसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रेट यानी कि फर्स्ट कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे R1 लिख देती हूँ। R1 क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू में रेट 1 जो है आपको क्वेश्चन में उस टेबल में ही दिया हुआ है। देखो ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे एक बार ये टेबल को देख लो फिर क्वेश्चन करेंगे। ये टेबल में देखो आपको गिवन है, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, रेट ये है, फिर ए की कंसंट्रेशन ये है, बी की कंसंट्रेशन ये है, तो रेट ये है। तो इसे हम R1 बोल देंगे, इसे R2 बोल देंगे और इसे R3 बोल देंगे। और रेट लो के एक्सप्रेशन यहाँ पे रेट लो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग फिर इसको लिखेंगे। तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन, कैसे करेंगे, देखो भाई यहाँ पे ये आ गया, R1 लेंगे। R1 कितना है, 1.2 इंटू में 10⁻³ है। R1 कितना है भाई क्वेश्चन में, 1.2 इंटू 10⁻³ है, इज इक्वल टू में इस रेट लो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं तो के ए की कंसंट्रेशन जब R1 यानी कि फर्स्ट R1 के लिए जो टेबल में फर्स्ट कॉलम बना हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ए की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.1 है, और यहाँ पे x लिख देते हैं। और फिर बी की कंसंट्रेशन भी वहाँ पे 0.1 है, और इसके लिए यहाँ पे हम y लिख देते हैं। सेम ऐसे ही अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, R2 लिखेंगे। तो R2 में भी जो रेट गिवन है वो आपको कितना दिया हुआ है, 1.2 इंटू 10⁻³ गिवन है, और यहाँ पे
रेट लो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ए की कंसंट्रेशन 0.1 मेंशन है और बी की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है भाई 0.2 दी हुई है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग ही लिख रही हूँ। R3 क्या है भाई, क्वेश्चन में 2.4 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे रेट लो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे एक्स के लिए कितना दिया हुआ है आपको कंसंट्रेशन, सॉरी ए के लिए कंसंट्रेशन है 0.2 और बी के लिए कंसंट्रेशन है 0.1। अब क्या करना है, यहाँ पे इन इक्वेशन को नंबर दे दो 1, 2 एंड 3। क्या करेंगे, अब 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे एक बार, और 3 और 1 को डिवाइड कर देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो 2 इक्वेशन को 1 से जब आप डिवाइड करोगे तो होगा क्या, ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो जो ए की कंसंट्रेशन है वो दोनों में क्या है, सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से क्या है आपके पास y के लिए वैल्यू आ जाएगी। ऐसे थर्ड वाले रेट एक्सप्रेशन को जब आप फर्स्ट वाले से डिवाइड करोगे तो इसमें क्या होगा, देखो y वाली कैंसिल हो जाएगी क्योंकि y वाली दोनों में सेम है, तो यहाँ से क्या है आपके पास ए के लिए क्या है भाई, x की वैल्यू आ जाएगी, ए के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपको ऑर्डर पता लग जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो क्या करना है, R2 यानी कि इसको डिवाइड कर दो R1 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास R2 डिवाइडेड बाय R1 जब हम करेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे रेट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे R1 भी कितना है 1.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू में यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन लिखो तो ये आ जाएगा K 0.1 x और 0.2 y, पहले ऊपर R2 लिखा है ना तो इसलिए ये लिखा, फिर अपॉन में K 0.1 x और साथ में क्या आ जाएगा 0. यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है भाई, इसे माइनस का साइन मत समझना, ये y हुआ क्या, देखो यहाँ से ये तो पूरा कॉमन है तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू में क्या आएगा, यहाँ पे देखो 0.2 को 2 डिवाइडेड बाय 1 होता है तो कितना आता है 2 आता है, तो यहाँ पे 0.2 डिवाइडेड क्या है 0.1 है तो कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, तो यहाँ पे इससे डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर y आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे तो y की पावर का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना कंपैरिजन, तो ये क्या आ गया y की पावर मतलब y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 0 आ गई। y किसके लिए लिया था हमने, b के लिए, तो यानी कि विद रिस्पेक्ट टू b क्या है भाई यहाँ पे y, ये क्या है इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पे क्या है इसकी कंसंट्रेशन पे यानी कि वो डिपेंड नहीं कर रहा है, जो यहाँ पे रेट बनेगा ना इक्वेशन का, रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉर सी आएगा वो क्या होगा भाई बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे बी की पावर को क्या है आप 0 पुट करोगे। अभी देखो आएगा अच्छे से समझ में, सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे हमने R2 डिवाइडेड बाय R1 किया है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे R3 डिवाइडेड बाय R1 कर देंगे, तो R3 की वैल्यू देखो कितनी है 2.4 इंटू 10⁻³ है, और R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.2 इंटू में 10⁻³ है। R3 वैल्यूज देखो यहाँ पे क्या है, देखो K से K कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, चलो मैं पूरी वैल्यू ही लिख देती हूँ कन्फ्यूज़न होगी नहीं तो 0.2x ये R3 का लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, और साथ में क्या है 0.1 y और अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ पे K और ये 0.1 ये R1 के लिए लिख रही हूँ, तो ये x और साथ में क्या आ जाएगा 0.1 y। अब देखो यहाँ से क्या होगा 0.1 y से 0.1 y कैंसिल, K से K कैंसिल हो जाएगा, अगेन वही 0.2 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 की पावर क्या हो गई x हो गई। यहाँ पे क्या होगा देखो 12 2 जा कितना होता है भाई 24 होता है, तो 1.2 जा मतलब 1.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.4, तो इसका मतलब यहाँ से कैंसिल होकर कितना आएगा 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 का मतलब भी तो 2 ही होगा, तो यहाँ पे बेस सेम है तो आप क्या है इसको पावर को कंपेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो अब ये जो आपके पास x और y की वैल्यू आई है ना, ये जो आपने स्टार्टिंग में रेट लो एक्सप्रेशन लिखा था इसके अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा देखो रेट आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू में k, और यहाँ पे a के लिए जो वैल्यू है वो कितनी आई है, मतलब a की पावर क्या थी x, तो x के लिए वैल्यू कितनी आई है 1, और b है b के लिए कितनी आई है भाई, मतलब b की पावर y थी तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी 0 आ रही थी। अब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे जो रेट है वो किसके मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में ऑप्शन देखो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉर सी, इसमें तो देखो ए के रिस्पेक्ट में 1 दिया हुआ है और बी के रिस्पेक्ट में 2 गिवन है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा क्योंकि देखो इन सब में क्या है बी मेंशन है, बट बी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 0 आएगा। बाकी देखो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, ये जो फर्स्ट है और सेकंड है इन दोनों में
जो कंसंट्रेशन है किसकी, बी की, वो डबल हो गई है। देखो ए की कंसंट्रेशन तो क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड में कंपेयर करो, फर्स्ट एंड सेकंड में कंपेयर करने पे ए की जो कंसंट्रेशन है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। ए की कंसंट्रेशन क्या है भाई, कांस्टेंट है। बी की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, डबल हो गई है। बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है। और साथ में जो रेट आ रहा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो सेम है। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो उस केस में जो रेट बनता है ना वो विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन भी डबल हो रही है वो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी कंसंट्रेशन यानी कि ए की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, और बी की कंसंट्रेशन क्या है, डबल हो रही है, और जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, रेट भी क्या है भी यहाँ पे कांस्टेंट है, देखो सेम ही है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू बी जो रेट आएगा ना वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, बाकी सॉल्व भी कर सकते थे, जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। अब ऐसी सेम आपको कंपेयर करना है फर्स्ट एंड थर्ड में। फर्स्ट एंड थर्ड में कंपैरिजन करो। फर्स्ट एंड थर्ड में जब आप कंपैरिजन करोगे तो अब बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है। ए की कंसंट्रेशन डबल होने के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है वो भी डबल हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ए की कंसंट्रेशन जो है, यानी कि यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर ही आ रही है ना, मतलब 1 आएगी इसकी वैल्यू, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है। बाकी आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्या करना, डायरेक्ट इस तरह से कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए और ठीक से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप इस तरीके से करोगे आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन 99% कंप्लीशन के लिए दे दिया है, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। 99% वाला तो मैंने देखो आपको करके भी दिखाया था कि क्या आता है। तो टी 99% में और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है, 10 टाइम्स होता है। क्या होता है भाई, ये 10 टाइम्स होता है अप्रोक्सीमेटली, ये 9.99 समथिंग कुछ आता है, तो इसको हम क्या है 10 टाइम्स ही कंसीडर करके सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम्स होगा। तो ये तो रिलेशन आपको पता ही है, 10 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये पूछा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 50% के कंपैरिजन में कितना टाइम लगता है, मतलब कितने टाइम्स होता है वो 50% का, वो 10 टाइम्स होता है। तो ये डायरेक्ट मतलब स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था कि कैसे 10 टाइम्स आता है, तो अब मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, रेट इज इक्वल टू में, यहाँ पे आपको रेट गिवन है, ये किसके अकॉर्डिंग गिवन है भाई, कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग गिवन है। इन दिस इक्वेशन द पी रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे आपको क्या है, पी बताना है कि पी क्या होता है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, स्टीरिक फैक्टर होता है, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी होती है, या फिर प्रेशर होता है। तो देखो जेड क्या बताया था आपको, जेड क्या बताया था अभी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बताई थी। जेड क्या होता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेंटीमीटर क्यूब हो रहे हैं, वही क्या होता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। ई ए क्या होता है अभी, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ई ए क्या होता है अभी, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे क्या बताना है आपको, पी बताना है। तो देखो बाकी फैक्टर जब आपको पता ही है कि कौन से फैक्टर क्या होते हैं, तो पी क्या बनेगा यहाँ पे, पी से प्रेशर मत समझना, पी से प्रेशर नहीं होता है, पी से क्या होता है भाई, यहाँ पे स्टीरिक फैक्टर होता है। क्या होता है, स्टीरिक फैक्टर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 स्टीरिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट ऑफ किसी भी रिएक्शन के लिए ये पूछा है कि डिक्रीज होगा जब आप एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करते हो। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बोला है क्वेश्चन में कि जब आप एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करोगे तो जो रेट कांस्टेंट होता है वो डिक्रीज होता है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है ऐसा। सेकंड ऑप्शन में कहा है कि रेट कांस्टेंट डिक्रीज, कि भाई रेट कांस्टेंट डिक्रीज होता है, रेट कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, जब आप एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हो। थर्ड ऑप्शन में बोला है कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी पे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि डिपेंड नहीं करता है। फिर फोर्थ ऑप्शन है कि डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि भाई जो रेट कांस्टेंट होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि के की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब आपको यहाँ से ये चेक करना है कि कोई स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट बनेगी। तो देखो यहाँ पे आप इसे कैसे समझ सकते हो, जो अरेनियस इक्वेशन होती है ना वो क्या होती है, के इज इक्वल टू में ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ठीक है, ये होती है। अब इसे अगर आप लॉग नेचुरल के टर्म्स में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, मतलब कि यहाँ पे दोनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग नेचुरल लेना पड़ेगा, और फिर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे लॉग नेचुरल के टर्म में जो इक्वेशन होती है वो ये बन जाती है, लॉग नेचुरल के
log natural मतलब इज इक्वल टू में log natural ऑफ a माइनस ई ए अपोन में आर टी, ई ए अपोन में आर टी। अब इस इक्वेशन से यहाँ से आप समझ सकते हो या फिर इस इक्वेशन से ये समझ सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी और टाइम के साथ जो रेट कांस्टेंट होता है इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, यहाँ पे तो देखो उसने एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में दे दिया, वैसे टेम्परेचर वाला भी पॉइंट दे रखा है, बट ये पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है या फिर इंक्रीज़ होती है, और सेम ही टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखो यहाँ से जब आप समझोगे तो क्या होगा, ये जो है टी टेम्परेचर यहाँ पे कहाँ आ रहा है अभी, टेम्परेचर जो है यहाँ पे कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। टेम्परेचर कहाँ पे है अभी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो अब ध्यान से समझना, अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हो, अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू आ जाती है तो वो ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या बन जाती है, यानी कि यहाँ से डिवाइड करने के बाद ये ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाती है, उतनी ही स्मॉल बन जाती है। क्या होती है भाई, उतनी ही स्मॉल बनती है। देखो ध्यान से समझो, मान लो आपके पास डिनोमिनेटर में एक तो यहाँ पे 2 है और एक है यहाँ पे 5, तो अब देखो 2 और 5 में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। अब इसे सॉल्व करो, देखो 1/2 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या आता है 0.5, 1/5 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या आता है 0.2। आपने क्या देखा यहाँ से कि डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी तो वो क्या बन जाती है, यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या है वो उतनी ही स्मॉल आती है। तो सेम यहाँ पे है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ई ए अपोन में आर टी है, ये जो पूरा फैक्टर है ये क्या बन जाएगा, स्मॉल बन जाएगा। ये क्या आएगा, स्मॉल आएगा। अब ये जितना छोटा होगा, ये जितना छोटा होगा तो इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट होने पे ये पूरा ओवरऑल जो आएगा रिजल्ट, ये पूरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो पूरा रिजल्ट आएगा वो उतना ही तो बड़ा आएगा। अगर देखो ये वैल्यू यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू सपोज मैं ऐसे ही कंसीडर कर लेती हूँ, मान लो ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, एक तो 100 आ रही है, मतलब पूरी वैल्यू बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे खाली टेम्परेचर की वैल्यू नहीं कहा है मैंने, और एक मान लो 500 है। तो अब खुद बताओ सोच के कि जब आप log नेचुरल ए में से 100 सब्ट्रैक्ट करते हो या फिर 500 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कौन से केस में log नेचुरल के बड़ा आएगा, कौन से केस में log नेचुरल के की वैल्यू बड़ी आएगी भाई। कब बड़ी आएगी, जब आप इसमें से यहाँ पे log नेचुरल ए में से स्मॉल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब कि 100 को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो वही वाला पॉइंट है, इसी को ही यहाँ पे अप्लाई करके देखो, जितना बड़ा टी होगा मतलब ओवरऑल ये वैल्यू उतनी स्मॉल आएगी, ओवरऑल ये वैल्यू क्या बनेगी, स्मॉल बनेगी। ये जो फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर क्या आएगा, स्मॉल आएगा। अब जितना ये स्मॉल होगा तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे जो के है, जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, उतना ही लार्ज आएगा, उतना ही क्या होगा भी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, लार्ज आएगी। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से क्या समझा आपने कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या है भी, रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। आप इसे यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, इस वाले एक्सप्रेशन में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो ये क्या है, डिवीजन में ही है। ये जो टेम्परेचर है ई अपोन में आर टी, ये भी क्या है, डिवीजन में ही है। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आएगी ना, ये क्या है, नेगेटिव, मतलब अगर मान लो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से ये पूरी वैल्यू क्या है, उतनी स्मॉल बनेगी। तो ये स्मॉल बनेगी तो यहाँ से क्या है, ये पूरा का पूरा ही जो रेट कॉन्स्टेंट है वो क्या आएगा, बड़ा आएगा, मतलब कि बढ़ जाएगा। और आप इसे यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हो। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। दूसरा पॉइंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज का केस है ना, टेम्परेचर डिक्रीज के केस में क्या हो जाएगा, आप टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्मॉल लोगे। यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू अगर आपने स्मॉल ली है तो देखो जैसे यहाँ पे 1/2 है और ये 1/5 है, अगर आप ये 2 लोगे तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू जो है वो क्या है, बड़ी आएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू स्मॉल होने से ये जो ओवरऑल फैक्टर है, ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये क्या है, यहाँ पे लार्ज आएगी। अब ये जितनी लार्ज होगी तो यानी कि सब्ट्रैक्शन के बाद जो फाइनल आउटकम आएगा, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या आएगा, उतना ही स्मॉल आएगा भाई। जैसे ही अब यहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू बड़ी आएगी भाई। अगर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू आपने स्मॉल रखी तो ये वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब जैसे बड़ी वैल्यू में क्या है 500, तो log नेचुरल ए में से आप 100 सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर 500 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन से केस में, मतलब 500 सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे जो के की वैल्यू है, रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू वो स्मॉल ही तो आएगी। तो यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पे यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा।
तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि रेट कांस्टेंट तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होगा, डिक्रीज करने के साथ डिक्रीज होगा। आई होप ये पॉइंट आ गया होगा समझ में। सेम ऐसे ही देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का इफेक्ट भी होता है ये रेट कांस्टेंट पे। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी का इफेक्ट होता है ना, वो क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन रखता है किसके साथ भी, रेट कांस्टेंट के साथ। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करोगे, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी। वो इसी पॉइंट से, जैसे यहाँ पे हमने टेम्परेचर वाले फैक्टर को समझा ना कि अगर ज़्यादा है कम है तो क्या होगा, उसी तरह से कंपेयर करके देखना। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी का रोल क्या होता है भाई, ये इन्वर्स रिलेशन रखता है किसके साथ, रेट कांस्टेंट के साथ। यहाँ से क्या है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ी, मतलब कि यहाँ से ये वैल्यू क्या आएगी भाई, ये सब्ट्रैक्ट करने वाली वैल्यू भी पूरी की पूरी क्या है, यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू बड़ी बनेगी। अगर ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी बन रही है तो यहाँ से इस पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो के है ये क्या है, स्मॉल आएगा। ऐसे ही अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को स्मॉल लेते हो तो क्या है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो के की वैल्यू है वो बड़ी आएगी, यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्स रिलेशन रखता है। अब यहाँ पे पॉइंट्स देखो, क्या है, रेट कांस्टेंट डिक्रीज होगा। रेट कांस्टेंट कब डिक्रीज होगा भाई, रेट कांस्टेंट क्या है, डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो करेक्ट है भाई, इन्वर्स रिलेशन रखता है ना दोनों में। अगर के डिक्रीज हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये पॉइंट करेक्ट है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा, बाकी सब यहाँ पे रॉन्ग दिए हुए हैं। सेकंड में क्या दिया है, डिक्रीज विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये तो गलत है, ये इन्वर्स रिलेशन रखता है, इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है। डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अभी हमने देखा था टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो रही थी भाई, इंक्रीज हो रही थी। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, तो बाकी तीन क्या हो गए भाई, यहाँ पे रॉन्ग हो गए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज। यहाँ पे आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना है। इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। तो देखो ये जितने भी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होते हैं ना, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट होते हैं, यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए कुछ अलग आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग बनेगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग आएगा। तो ये आपको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए कि जो भी इनका फाइनल इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बनता है ना, वो क्या बनता है, और आपको इनके डेरिवेशन भी आनी चाहिए कि भाई अगर मान लो कोई बीच में से कोई स्टेप पूछ लिया कि ये वाला कौन से उसके लिए होता है, या फिर जीरो ऑर्डर के लिए आइडेंटिफाई करो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आइडेंटिफाई करो, तो वो जब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको डेरिवेशन आता होगा। तो इसलिए डेरिवेशन भी आनी चाहिए और इनका फाइनल जो रिजल्ट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर देखो फाइनल रिजल्ट पता होगा तो आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, आप डायरेक्ट देखते ही क्या है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, टिक कर सकते हो। अगर नहीं पता होगा तो फिर आपको डेरिवेशन करके चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर की बात की है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है भाई, ऐसी रिएक्शंस जिसमें रेट जो होता है रिएक्शन का वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। अगर एक रिएक्टेंट है या फिर दो रिएक्टेंट है तो यानी कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड वो नहीं करेगा। तो अब देखो यहाँ पे कैसे पता करेंगे, मान लो जैसे ये कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आप इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहोगे तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू में के, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसकी पावर क्या बनती है भाई, जीरो बनेगी, क्योंकि क्या है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो किसी की भी पावर जीरो होने का मतलब क्या होता है, वन। तो के मल्टीप्लाई बाय वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट के इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन वन बन गई। अब यहाँ पे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, अब आप यहाँ पे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को लिखते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बनेगा। यहाँ पे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होते हैं अभी, डिकम्पोज होते हैं, कंज्यूम होते हैं, तो इसलिए नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। और क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कि dt। ये dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो भी चेंजेस आ रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, ये डिनोट कर रहा है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई और ये सेकंड इक्वेशन बन गई, तो दोनों ही इक्वेशन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेट को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों ही क्या है भाई, रेट है। अगर दोनों ही रेट के लिए है एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब क्या है कि आपस में इक्वल होंगे। भाई दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो दोनों ही क्या है, रेट है। अगर दोनों रेट है तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, जब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे के इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा भाई, के इक्वल टू में, और ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस डी
कंसंट्रेशन ऑफ यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में dt, ये ऐसे बन जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके। अब आपको क्या करना है, इस नेगेटिव साइन को इस साइड ले जाओ और dt को भी इस साइड ले आओ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस के dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू में ये आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड क्या होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा, जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगाओगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू में माइनस के, क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा dt। अब इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसके प्लेस पे जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन का, तो ये आ जाएगा यहाँ पे r इक्वल टू में माइनस के तो कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आता है t, और साथ में क्या आता है यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। तो अब आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट को i से भी डिनोट कर सकते हो और c भी लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा उसे हमने लिख दिया प्लस i, ऐसे डिनोट कर दिया। आप चाहो तो c भी लिख सकते हो, i भी डिनोट कर सकते हो। आगे क्या करेंगे, देखो ये इक्वेशन क्या बन गई, r इज इक्वल टू में माइनस के टी प्लस में i। अब ध्यान से समझना, जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं होगी तो उस टाइम पे टाइम क्या रहा होगा, जीरो, यानी कि जब रिएक्शन ने होना स्टार्ट भी नहीं किया है, रिएक्टेंट ने कंज्यूम होकर डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट में बनना चेंज करना भी स्टार्ट नहीं किया है, तो जब टी ज़ीरो रहा होगा तो उस टाइम पे प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं होगा। तो जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको आप क्या बोल सकते हो कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, भाई वो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन होगी ना रिएक्टेंट की, तो उसे हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं आर नोट से, जब टाइम क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। तो जब टी जीरो होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम क्या डिनोट करेंगे, क्या लिखेंगे भाई, आर नोट। तो वही अब आपको यहाँ पे करना है, क्या करेंगे, जब टी ज़ीरो होगा, रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं होगी, तो उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे आर नोट। तो अब ये जो है ना, ये वाला आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो जब टी ज़ीरो रहा होगा तो उस टाइम पे टी ज़ीरो यहाँ पे पुट कर देंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आर नोट। तो बस यहाँ पे पुट करो, ये बन जाएगा आर नोट इक्वल टू में यहाँ पे क्या है, के टी, यहाँ पे टी पुट करोगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो मतलब जीरो आ जाएगा, तो जीरो प्लस में आई, मतलब आई की वैल्यू क्या आ गई भाई, आर नोट। आई की वैल्यू क्या आ गई, आर नोट आ गई। अब ये जो आई की वैल्यू आई है ना, अब आपको क्या करना है, इस आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है इस एक्सप्रेशन में। तो पुट करो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करने पे ये आ जाएगा, आर के प्लेस पे पुट किया, सॉरी आर तो एज इट इज़ रहेगा, आई के प्लेस पे पुट करना है, तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू में माइनस के टी प्लस आई की वैल्यू कितनी आई है भाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी रिएक्टेंट की, यानी कि आर नोट, ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो ये क्या बन गया भाई, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ गई। अब आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, तो रीअरेंज करने से क्या है, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, क्या बन जाएगी, देखो ये आर नोट इस साइड आ जाएगा, इस साइड आने पे ये क्या बनेगा, नेगेटिव। तो आर माइनस यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ आर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट अपॉन में ये क्या है भाई, देखो यहाँ पे पहले ये माइनस के टी बनेगा, ये पहले क्या बनेगा, माइनस के टी बनेगा, इस साइड आने पे ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये माइनस के टी तो ऑलरेडी इधर है। अब आपको इस के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और ये नेगेटिव साइन भी है, तो ये नेगेटिव साइन भी इधर ले जाओ और के को भी इधर ले जाओ, तो ये देखो क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन इस साइड आएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा आर नोट जो नेगेटिव था ये तो प्लस का बन जाएगा, और ये आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, मतलब प्लस का था तो ये माइनस बन गया, और ये के यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके क्या आया, डिवीज़न में आ जाएगा, इक्वल टू में टी। तो यहाँ से आप देखो टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, और क्या कैलकुलेट कर सकते हो, अगर ये टी आप इधर लेके आते हो और के इधर रह जाएगा तो इससे आप कांस्टेंट जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो भी पता लग जाएगी। अब देखो ऑप्शन में जो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट फॉर्म दी हुई है ना, वो कौन से एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग दी हुई है, देखो ये वाली है। आप हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर सकते हो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ क्या होती है, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है वो रिड्यूस होकर क्या बन जाती है, वन हाफ हो जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन की, यानी कि जब रिएक्टेंट क्या हो गए हैं, हाफ हो गए हैं, वो वाला टाइम पीरियड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं किसी भी रिएक्शन का। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, जब आपको टी हाफ कैलकुलेट करना होगा तो टी क्या बन जाएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड है जो वो बन जाएगा टी हाफ, और जो रिएक्टेंट है यानी कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या हो गई, अब यहाँ पे हाफ आर नोट हो गई है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, आर नोट हो गई है। तो यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे ये टाइम के लिए भी बन सकता है और के लिए भी, रेट कांस्टेंट के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो के इक्वल टू में अगर ये के उधर रहेगा तो ये आएगा ऐसे, आर नोट माइनस आर
और अपॉन में क्या है यहाँ पे टी रहेगा। तो ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये पुट करने पे देखो क्या आएगा, आर नोट तो एज इट इज़ रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, और माइनस आर की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे हाफ आर नोट है, तो हाफ आर नोट, और साथ में क्या है भाई डिवीज़न में टी हाफ आएगा, जब टाइम क्या है टी हाफ हो गया है। तो अब देखो एक वन पूरी वैल्यू में से वन आर नोट है ना, तो वन आर नोट में से जब आप हाफ आर नोट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप हाफ आर नोट बचेगा ना, तो आर नोट बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है नीचे टी हाफ है, तो ये टी हाफ आ गया इक्वल टू में के है। अब ये टी हाफ को इधर ले जाओ, तो ये टी हाफ इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आर नोट अपॉन में क्या बन जाएगा भाई, टू के बन जाएगा। तो ये क्या आ गई भाई यहाँ पे हाफ लाइफ आ गई, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी फॉलो करते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर का भी हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम ऐसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए भी होता है। बट सभी के लिए जो एक्सप्रेशन है ना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उन सभी के लिए क्या है भाई डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर क्या मिल गया भाई, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो यहाँ पे ना इस टॉपिक से एचटेट के एग्जाम में ना ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ज़्यादा वैसे क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो जैसे जो ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि हाफ लाइफ का ग्राफ क्या बनेगा, कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ क्या बनता है, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ग्राफ क्या बनता है। तो इनमें से कोई भी ग्राफ ना एचटेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बट ऐसा नहीं है कि वो इन फ्यूचर नहीं पूछ सकता है, क्योंकि ग्राफ वाले जो भी मतलब टॉपिक्स है ना, जो भी ग्राफ होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आपको इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ है ना, एक्टिवेशन एनर्जी का, हाफ लाइफ का, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का, जो भी ग्राफ बनते हैं वो सभी अच्छे से मतलब समझने हैं और उनको ध्यान में रख के मतलब अच्छे से करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, फिजिकल केमिस्ट्री के, केमिकल काइनेटिक है, थर्मो इक्विलिब्रियम है, इन सब के आपको एनसीईआरटी से बहुत ही अच्छे से सारे मतलब चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं, और जो भी सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो भी करने हैं, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, इंटेक्स क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो भी चैप्टर एंड क्वेश्चन होते हैं वो सब भी आपको करने हैं।